हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम महात्मा गांधी के विषय में पढ़ रहे हैं और पिछली क्लासेस में दो क्लासेस में हमने महात्मा गांधी के जीवन के विषय में पढ़ा और ये देखा कि किस प्रकार से वो साउथ अफ्रीका गए और वहाँ पर अपना कार्य प्रारंभ किया। आज की इस क्लास में हम फिनिक्स आश्रम तक पहुँच गए थे। हमने बोर युद्ध को समझ लिया था और ये देखा था कि 1901 में महात्मा गांधी जो है वापस इंडिया आ जाते हैं, ये सोच करके कि हम अब यहीं पर रहेंगे और यदि कोई भविष्य में ज़रूरत पड़ती है, नटाल इंडिया कांग्रेस वहाँ पर काम कर रही है, अगर वो हमें फिर बुलाते हैं तो हम वहाँ पर जाएंगे। और 1902 में ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ फिर बन गई कि महात्मा गांधी को पुनः साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। तो यहाँ पर 1902 गांधी जी की पुनः यात्रा, गांधी जी की पुनः साउथ अफ्रीका यात्रा। क्या परिस्थितियां थी? बोर युद्ध को हमने समझा था। बोर युद्ध में हमने देखा कि डच और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज ने जो है वो पूरा वहाँ का जितना भी क्षेत्र था वो कब्जा करके अपना एक क्राउन कॉलोनी बना लिया, डचों को पराजित कर दिया। और जो डचों के जो दो क्षेत्र थे, ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। दो स्टेट पहले से ही अंग्रेजों के पास में थे, केप कॉलोनी और नटाल। इन चारों को मिला करके वहाँ पे क्राउन स्टेट का निर्माण कर दिया गया, यानी पूरा का पूरा जो है वो अंग्रेजों की सत्ता में आ गया। अब वहाँ पर दिक्कत ये हुई कि जो क्षेत्र पहले डचों के एरिया में आता था, डचों के कब्जे में था, युद्ध के दौरान वहाँ पर अंग्रेज और भारतीय या अन्य एशियाई जो लोग वहाँ पर रहते थे वो सब बेघर हो गए थे, क्योंकि युद्ध के दौरान वहाँ पर काफ़ी लूटपाट हुई, काफ़ी वहाँ पर माहौल ख़राब हो गया, इसलिए वो सब घर छोड़ छोड़ करके भाग गए। जैसा कि हमने देखा कि बोर युद्ध में महात्मा गांधी यानी भारतीय लोग अंग्रेज़ों के समर्थन में थे, इसीलिए डच के क्षेत्र में जितने भी भारतीय लोग रह रहे थे, डचों ने उनके साथ लूटपाट की और उनको घरों से निकाल दिया था। जब बोर युद्ध समाप्त हो गया, गांधी जी तब तक जो है इंडिया आ चुके थे 1901 में, तो वहाँ पर फिर से लोगों का बसने का जो सिलसिला है वो प्रारंभ हुआ। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने यानी अंग्रेज़ों ने एक एशियाटिक विभाग बनाया और वहाँ पे कहा गया कि फिर से अगर आप यहाँ हमारे क्षेत्र में बसना चाहते हैं, चूँकि अब पूरा क्षेत्र अंग्रेज़ों का हो गया, तो आपको एशियाटिक विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अंग्रेज़ों को आसानी से परमिशन मिल जा रही थी, लेकिन अन्य एशियाई जैसे भारतीय, उनको परमिशन आसानी से नहीं प्राप्त हो पा रही थी और नटाल इंडिया कांग्रेस इसके लिए प्रयास कर रही थी। और उसी समय जो है ब्रिटेन से जो उस समय के एशिया के मामलों को देखने वाले जो मंत्री थे, चैम्बरलिन, वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर आ रहे थे। तो नटाल इंडिया कांग्रेस ने सोचा कि महात्मा गांधी को तुरंत वापस बुलाया जाए और इस मामले को जो है चैम्बरलिन के सामने रखा जाए, ताकि जो है भारतीयों को भी पुनः बसने में आसानी हो सके। तो क्या मामला था यहाँ पर 1902 में? तो आप नोट करेंगे, सिर्फ दो बिंदुओं में नोट कर लेंगे कि बोर युद्ध के पश्चात, बोर युद्ध के पश्चात भारतीयों को पुनः अपने घरों में बसने के लिए, घरों में बसने के लिए एशियाटिक विभाग, एक अंग्रेजों ने विभाग बनाया, एशियाटिक विभाग, से अनुमति चाहिए थी। एशियाटिक विभाग से अनुमति लेनी पड़ रही थी और भारतीयों को आसानी से अनुमति मिल नहीं पा रही थी, इसलिए गांधी जी को पुनः बुलाया गया। गांधी जी को पुनः बुलाया गया। किस लिए? मामले को चैम्बरलिन के सामने रखने के लिए। चैम्बरलिन, चैम्बरलिन कौन थे? ये एशियाई मामलों के सचिव थे। एशियाई
मामलों के सचिव। जितने भी उपनिवेश एशिया के क्षेत्र में अंग्रेजों ने बनाए थे उनके लिए वो सचिव रखते थे, ताकि वो उन मामलों में जो है कोई भी कार्य हो तो वो निपटाएंगे। तो वो आ रहे थे साउथ अफ्रीका के दौरे पे, तो उन्हीं के सामने जो है मामले को चैम्बरलिन के सामने रखने के लिए कौन रखेगा, तो कहा महात्मा गांधी को जो है उन्हीं को बुला लीजिए, क्योंकि वही हमारे मुख्य नेतृत्व करता है। तो वहाँ पर महात्मा गांधी को पुनः बुलाया गया और महात्मा गांधी जैसा कि डिसाइड किया था कि यदि मेरी आवश्यकता पड़ेगी फिर से तो मैं फिर वापस आऊँगा और इस कार्य को करने के लिए, यानी भारतीयों को, देखिए बोर युद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का बहुत समर्थन किया था। आपने देखा था कि एम्बुलेंस कोर बनाई थी, पूरी 1100 आदमियों की टीम बनाई थी। फिर भी अंग्रेजों ने इस पूरे समर्थन का, पूरे सहयोग का कोई भी जो है प्रतिफल नहीं दिया। उल्टा जो भारतीय थे वहाँ पर रह रहे थे, बेघर हो गए थे, उनको बसने के लिए इतना सारा कानूनी पचड़ा वहाँ पर निकाल दिया गया और उनको अनुमति नहीं मिल पा रही थी। गांधी जी को पुनः बुलाया गया। गांधी जी फिर पहुँचे। गांधी जी 1902 में पुनः साउथ अफ्रीका गए। मुलाकात की मामला रखा गया लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। जोहान्सबर्ग की जो है उच्च न्यायालय में महात्मा गांधी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो एक पॉइंट आप नोट कर लें, ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है कि जोहान्सबर्ग के उच्च न्यायालय में गांधी जी का पंजीकरण हुआ, वहाँ पर पंजीकरण कराया, पंजीकरण। और इसके पहले जो है नटाल में भी, नटाल जब पहले आए थे जो है बैरिस्टर के रूप में यहाँ पर मुकदमा लड़ने के लिए, एक्चुअल में वो एक असिस्टेंट बैरिस्टर के रूप में आए थे, तो नटाल में भी इन्होंने कराया था। नटाल न्यायालय, नटाल में जो न्यायालय था में पंजीकृत होने वाले प्रथम भारतीय थे, पंजीकृत होने वाले प्रथम भारतीय। इससे पहले कोई भारतीय वकील वहाँ नटाल में जाकर के साउथ अफ्रीका में कोई केस वगैरह नहीं देखा था। तो जब पहले नटाल में आए थे तब इन्होंने नटाल के न्यायालय में पंजीकरण कराया था और इस बार जो है जोहान्सबर्ग के उच्च न्यायालय में इन्होंने अपना पंजीकरण कराया। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी पुनः पहुंच गए। क्या परिणाम निकला? क्या उन्होंने यहाँ पर जो ये मामला चल रहा था इसका कोई निष्कर्ष निकला? नहीं निकला। एशियाटिक जो है, जो विधेयक था, एशियाटिक पंजीकरण विधेयक, वो पास हो गया और भारतीयों को जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर गांधी जी ने अपना बहुत प्रयास किया। एशियाटिक पंजीकरण विधेयक पास। अब यहाँ पर गांधी जी को बहुत बड़ा झटका लगा कि हमने अंग्रेजों के साथ इतना कुछ किया, यानी कि उनको अपना शासक समझ के अपने आप को प्रजा समझा, हमने युद्ध में उनका सहयोग किया और यहाँ पर एक छोटा सा मामला था, सिर्फ भारतीय पहले से वहाँ रह रहे थे, फिर भी जो है उनको बेघर किया जा रहा है। तो एशियाटिक पंजीकरण का विधेयक जो पास हो गया, जिससे भारतीयों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो गांधी जी की विचारधारा पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा और गांधी जी ने सोचा कि अब हमें कुछ नया करना होगा और इस तरह से ये जो अनुनय विनय की नीति है उसको एक चोट लगी। यानी कि अभी तक भारतीय जो उदारवादी परंपरा थी उसको गांधी जी अपना रहे थे। पत्र लिखना, अनुनय विनय करना, प्रार्थना पत्र देना, पत्र पत्रिकाओं में लेख छापना, इसके माध्यम से वो अंग्रेजों को जागृत करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि अब जो है कुछ अलग करने का समय आ गया है और वह अलग क्या था? वो एक नया प्रयोग था, अहिंसा के मार्ग पे चल के सत्याग्रह का प्रयोग। उसको अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है वो यहाँ पर चालू किया। तो ये एशियाटिक जो पंजीकरण विधेयक है वो 1907 में पास हो गया था।
तो 1907 में महात्मा गांधी अब जो है एक सत्याग्रह करेंगे और वही महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था और इसी एशियाटिक पंजीकरण विधेयक के विरोध में किया था 1907 में। तो अभी 1907 में इस प्रयोग को देखने से पहले 1904 में एक आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की। जब 1902 में यहाँ पर आए तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना तो पहले ही कर दी थी इन्होंने। अब यहाँ पर महात्मा गांधी ने सोचा कि हमको एक स्थायी सेंटर बनाना चाहिए, एक आश्रम कार्यालय जैसा कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे तो उनके लिए एक कार्यालय होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे फिनिक्स आश्रम, जो हमारा अगला पॉइंट है, फिनिक्स आश्रम 1904, इसकी स्थापना की थी। ये मामला आप समझ गए कि यहाँ पर वापस क्यों आए थे और उसका परिणाम 1907 में सकारात्मक नहीं रहा था। तो अगला जो हेडिंग रहेगी फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स के विषय में आप जानते हैं, फिनिक्स एक पक्षी का नाम होता है, एक बर्ड ऑफ फायर कहा जाता है फिनिक्स। फिनिक्स आश्रम 1904। फिनिक्स एक पक्षी होता है बर्ड ऑफ फायर। ऐसा माना जाता है कि वो अमर पक्षी है, उसको अमर पक्षी भी कहा जाता है। अमर पक्षी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वो 500 से 1000 वर्षों तक जीवित रहता है और अपने जीवन के अंतिम समय में वो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है अपने घोंसले के आसपास और उसी में वो बैठ जाता है, आग लगा देता है और उसी आग में वो पक्षी जल करके मर जाता है और उसका जो अंडा होता है वहाँ पर, उससे वो पुनः एक नए पक्षी का जन्म होता है और माना जाता है कि वो उसी का पुनर्जन्म है। इस प्रकार से उस पक्षी को अमर माना जाता है। शायद यही फिलॉसफी जो है महात्मा गांधी के दिमाग में रही और उस वजह से उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स नाम रखा ताकि यह भी हमारा आश्रम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर है। थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे, इसको कहते हैं बर्ड ऑफ फायर, बर्ड ऑफ फायर। और ये 500 से 1000 वर्ष इसकी आयु होती है। इसको कहा जाता है कि ये अमर पक्षी है। बाकी कहानी हमने आपको बता दी। इसी के नाम पर, फिनिक्स पक्षी के नाम पर ही फिनिक्स आश्रम रखा था। यहाँ पर क्या काम होता था? यहाँ पर शिक्षा, स्वावलंबन, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इन सब चीज़ों का ये कार्यालय था। समझिए, ये समझिए एक सेंटर था गांधी जी का, जहाँ से वो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का पूरा सिस्टम चलाते थे। यानी लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, व्रत, अनशन इत्यादि की जो विचारधारा है वो डेवलप करते थे। स्वावलंबन सिखाते थे कि लोग स्वयं से कैसे उन्नति के मार्ग पे जा सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं। और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए फिनिक्स आश्रम बहुत फेमस था। यहाँ पर बच्चों को आश्रम पद्धति से शिक्षा दी जाती थी, जिसमें सह शिक्षा, लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ेंगे, प्रयोग के द्वारा शिक्षा यानी प्रयोगात्मक शिक्षा, और यहाँ पर जो है अनेक तरीके से लोगों के व्यक्तित्व के विकास की बात की जाती थी। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए, जैसा कि कहा गया। तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र निर्माण यहीं पर जो है फिनिक्स आश्रम में करके दिखाया गया। यानी एक लोग को, एक व्यक्ति को जो है एक चरित्रवान व्यक्ति बनाने का कार्य जो है फिनिक्स आश्रम और उसके बाद जो टॉलस्टॉय फार्म महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया जाएगा, दोनों जगह यही कार्य होता था। तो यहीं पर एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया, एक पत्रिका निकाली गई। पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ किया था महात्मा गांधी ने? तो ये दक्षिण अफ्रीका की बात है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है ये निकाली गई और इसमें सलाह किसने दी थी इसकी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक मित्र थे,
उन्होंने इसका मशविरा दिया था कि इस प्रकार की एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाना चाहिए। जब आश्रम बन गया, संगठन नटाल इंडिया कांग्रेस है ही, आश्रम भी बन गया, तो कहा कि एक पत्रिका भी होनी चाहिए। तो सलाह दी थी एक मित्र मदन जीत ने, और इसके संपादक जो थे, संपादक थे मनसुख लाल नाजर, यही संपादक थे। लेकिन मुख्य रूप से मुख्य संपादन कार्य महात्मा गांधी ही करते थे। मुख्य संपादन कार्य जो है वो गांधी जी ही करते थे। हालांकि जो है लिखित रूप से मनसुख लाल नाजर जो है इसके संपादक थे, लेकिन मुख्य कार्य जो है पूरा महात्मा गांधी ही देखते थे इसका। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है वो 4 भाषाओं में प्रकाशित करना प्रारंभ किया गया था। इसमें एक था गुजराती। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्रिका नहीं प्रकाशित की जाती थी, तो गुजराती में करते थे, अंग्रेजी में थी, हिंदी में थी और तमिल में थी। इन 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन किया जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में हिंदी और तमिल को बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया था बाद में। प्रारंभ में 4 भाषाओं में थी, बाद में सिर्फ गुजराती और अंग्रेजी में ही इसका प्रकाशन होता था। और इसका प्रकाशन जो है वो श्रमदान पे होता था, श्रमदान और सहयोग, इसी के आधार पर जो है इसका प्रकाशन किया जाता था। तो इंडियन ओपिनियन, आपने देखा था कि इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है वो मुख्य पत्र उस समय बन गई महात्मा गांधी का, और इसी के माध्यम से वो अपने इन सभी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने लगी। अब ये जो यात्रा है महात्मा गांधी की, ये 1915 तक पूरा कंटिन्यू जो है महात्मा गांधी यहाँ दक्षिण अफ्रीका में तमाम सारी समस्याओं के खिलाफ जो है वो यहाँ पर लोगों की मदद करते रहे थे। तो इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स आश्रम को आपने समझ लिया। फिनिक्स आश्रम के विषय में बहुत कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कहाँ पे कब स्थापित किया गया था, क्या यहाँ पर किया जाता था। शिक्षा पे बहुत जोर था, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही दी जा सकती थी। इसीलिए चाहे वो आपका फिनिक्स आश्रम हो, चाहे वो टॉलस्टॉय फार्म हो, दोनों जगह पर शिक्षा पे बहुत जोर था। हमने आपको कुछ चीज़ें बता दी, याद रखिएगा। शिक्षा में स्वावलंबन की शिक्षा, सत्य अहिंसा सत्याग्रह की शिक्षा, सह शिक्षा यानी लड़के और लड़कियां साथ पढ़ें प्रयोगात्मक रूप से, और ख़ास करके उनके चरित्र निर्माण और लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी शिक्षा के अतिरिक्त। ये सब काम जो है इन दोनों जगह पर, फिनिक्स और टॉलस्टॉय दोनों जगह पर किए जाते थे। और इसी प्रकार का आप देखोगे कि स्वावलंबी, सत्य अहिंसा, खादी इत्यादि का साबरमती आश्रम में भी महात्मा गांधी भारत में शुरू करेंगे। वहाँ पर भी वो उद्योग मंदिर की स्थापना करेंगे, जहाँ से खादी जन्म लेगी। चरखा, स्वावलंबी बनने के लिए स्वदेशी को वहाँ पर बढ़ावा देंगे। ये सब साबरमती आश्रम में भी महात्मा गांधी भारत में आकर शुरू करेंगे, जो आज तक चल रहा है। तो फिनिक्स आश्रम हो गया। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के विषय में आपने जान लिया, जो प्रकाशित की गई। अब प्रथम सत्याग्रह पे हम आते हैं। प्रथम सत्याग्रह कब किया महात्मा गांधी ने, एक क्वेश्चन बनता है, उतना ही नोट करेंगे। हमने आपको बताया कि एशियाटिक पंजीकरण विधेयक जो है वो 1907 में पास हो गया। हेडिंग रहेगी गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, ये नई चीज है, अभी तक इसका प्रयोग जो है किसी नेता ने नहीं किया है। सत्याग्रह का मतलब होता है किसी चीज के लिए यदि आप राजी नहीं हैं तो उसका विरोध हिंसात्मक तरीके से ना करके, ना तो शाब्दिक रूप से और ना ही किसी हथियार का प्रयोग करेंगे। यानी शाब्दिक रूप से भी आप हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, अहिंसक रहेंगे पूरी तरीके से। महात्मा गांधी साध्य और साधक दोनों की पवित्रता पे बात करते हैं, यानी आपका गोल भी पवित्र होना चाहिए और उस गोल को प्राप्त करने का मार्ग भी पवित्र होना चाहिए। इस चीज़ पे उनका बहुत फोकस था। तो सत्याग्रह कैसे आया महात्मा गांधी के दिमाग में, देखिए
कुछ चीज़ों पर आप गौर करिएगा, बहुत ही इत्तेफाक की चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। 1907 में क्या हुआ? 1907 में साउथ अफ्रीका में एशियाटिक पंजीकरण विधेयक वही जो लाया गया था कि पंजीकरण करना अनिवार्य है, भारतीय लोगों को पंजीकरण या एशिया के अन्य लोगों को जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं उनको पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो एशियाटिक पंजीकरण विधेयक क्या हुआ? पास हो गया। गांधी जी को झटका लगा, क्योंकि गांधी जी इसको पास नहीं होने देने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और उस आंदोलन का प्रकार क्या था? उदारवादी, यानी कि प्रार्थना पत्र देना, अधिकारियों को पत्र लिखना, पत्र पत्रिकाओं में इसके खिलाफ जो है जागरूकता फैलाना, जनसभाएं करना, शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ यह कोशिश करना कि अंग्रेज़ों को इस चीज़ की जानकारी हो जाए कि कुछ गलत हो रहा है, जनता उस पर राजी नहीं है। गांधी जी सोचते थे, या अन्य उदारवादी नेता जो भारत में कार्य कर रहे थे वो भी यही सोचते थे कि जब सत्ता में बैठे हुए अधिकारियों को यह पता होगा कि अनुचित किया जा रहा है तो वो सुधार कर लेंगे। लेकिन यह सोचना पूरी तरीके से गलत था। अंग्रेज़ ऐसे नहीं थे, अंग्रेज़ों को सब कुछ पता था कि हम क्या कर रहे हैं, और वो उसी पे कायम रहते थे। तो जब ये एशियाटिक पंजीकरण विधेयक पास हो गया तो महात्मा गांधी ने तुरंत अपना जो पूरा कार्य करने का तरीका है उसको चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अब उन तरीकों को छोड़ करके अब हम एक नए तरीके पे बात करेंगे, नए तरीके से जो है विरोध करेंगे। तो गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया? गांधी जी ने विरोध का नया तरीका अपनाया, विरोध का नया तरीका। और वो नया तरीका क्या था? सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है अहिंसात्मक रूप से, अहिंसात्मक प्रतिरोध। इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, शाब्दिक प्लस शारीरिक अहिंसा। यानी कि आप अपशब्द भी किसी को नहीं कहेंगे। हथियार का प्रयोग करना हिंसा, शारीरिक हिंसा करना अलग चीज हो गई, शब्द का भी नहीं करेंगे, दोनों। तो यह एक बहुत कठिन मार्ग है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि इस मार्ग पे चलने के लिए व्यक्तियों को उतने ही प्रशिक्षण की जरूरत है जितना कि एक सशस्त्र लड़ने वाले सैनिक को प्रशिक्षण की जरूरत होती है। हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग उसको दी जाती है। तो इस मार्ग पर चलने के लिए भी लोगों को अत्यंत कठिन ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि वो अपने इस मुद्दे पर डटे रहें। और ये जो है फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम में यही ट्रेनिंग दी जाती थी, और ये उनका मानना था कि बचपन से ही ये चीज़ें लोगों के अंदर डेवलप की जानी चाहिए। स्वराज्य, जो हिंद स्वराज्य पुस्तक जो है 1909 में लिखी महात्मा गांधी ने संवाद शैली में, 1910 में वो पुस्तक के रूप में आई। जब टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे, विचारक थे, उनको महात्मा गांधी ने अपनी वो पुस्तक प्रेजेंट की थी, तो टॉलस्टॉय ने कहा था कि यह जो आपकी सोच है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के जो उपनिवेश में रहने वाले लोग हैं, शोषण के शिकार हैं, अगर इस मार्ग पे चलते हैं तो ज़रूर उनको जो है सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। टॉलस्टॉय 1910 में जो है उनकी मृत्यु हो गई, और उन्हीं की स्मृति में जो है टॉलस्टॉय फार्म जो है महात्मा गांधी ने, चूँकि उनसे प्रभावित थे उनकी पुस्तकों से, उनके विचारों से, तो अपने आश्रम का नाम भी जो है एक नया फार्म खोला था, उसका नाम टॉलस्टॉय रखा था। तो गांधी जी की ये विचारधारा जो आई, सत्याग्रह, ये अस्त्र महात्मा गांधी ने पूरे जीवन अपनाया है। सबसे पहले साउथ अफ्रीका में इसकी ईजाद उन्होंने की, ईजाद ही हम कहेंगे क्योंकि यह एक नए तरीके का प्रयोग था। और भारत में जब ये महात्मा गांधी आए इस अस्त्र को लेकर के, और सबसे पहले आपने देखा था कि चंपारण में 1917 में इस अस्त्र का प्रयोग किया इन्होंने, यानी सत्याग्रह का एक छोटा सा प्रयोग किया जो सफल रहा। उसके बाद खेड़ा, अहमदाबाद, यहाँ भी सफलता प्राप्त की, और फिर गांधी जी का आत्मविश्वास पूरी तरीके से बढ़ गया कि जो मार्ग, जो तरीका हमने सोचा उसको प्रैक्टिकल करके भी हमने देखा और वो सकारात्मक दिशा में है। और फिर जो है उन्होंने हर एक जगह पर, चाहे वो असहयोग आंदोलन 1920 का रहा हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का रहा हो,
और चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का रहा हो, गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग को दृढ़तापूर्वक बनाए रखा। और जब कभी भी उन्हें लगा कि मैं अपने मार्ग से या मेरे नेतृत्व में चलने वाली भीड़ अपने मार्ग से भटक रही हो, तो तुरंत उन्होंने आंदोलन को वापस लेने में भी कोई संकोच नहीं किया, भले ही इसकी वजह से उनकी बहुत बुराई भी की गई। अब यहाँ पर देखिए 1907 का समय आप यहाँ पर गौर करें। भारत में भी जो है उदारवादी तरीका चल रहा था और 1905 में जब बंगाल का विभाजन घोषित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, आप पिछले क्लासेस का अगर याद करें तो 1905 तक कांग्रेस की विचारधारा भी वही थी, उदारवादी। और 1905 में जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन घोषित किया गया, उसके बाद में तुरंत ही जो उग्रपंथी नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय, इस प्रकार के जो नेता थे, उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि हम एक सक्रिय विरोध का रास्ता अपनाएंगे, बहिष्कार करेंगे, रैलियां करेंगे, यानी एक नई तरीके का जो आंदोलन का कार्य करने का तरीका था वो डेवलप किया। और यही समय है 1907 महात्मा गांधी ने भी एक नया तरीका वहाँ पर डेवलप किया। आप देख रहे हैं कि भारतीय एक भारत में रह रहे हैं और एक भारतीय महात्मा गांधी उस समय साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, लेकिन एक ही समय पर दोनों के मन मस्तिष्क में एक ही प्रकार के विचार आए और एक ही नए तरीके का इजाद उन्होंने किया। यहाँ पर ये जो है महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी का ये प्रथम सत्याग्रह था। पहली बार जो है यहाँ पर अहिंसात्मक प्रतिरोध किया गया। अहिंसात्मक प्रतिरोध में क्या करते हैं कि आप जा करके अपना एक विरोध दर्ज करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, जैसे अनशन करना, भूख हड़ताल पे बैठ जाना, या फिर ये कहना कि ये लीगल रहता है। अभी तक आप देखेंगे कि शुरुआत में महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह है वो कानूनी तरीके से है, लेकिन आगे चल करके 1930 में उसमें जो लीगल जो उनको भी तोड़ा जाएगा। आप थोड़ा सा अंतर देखेंगे जब पढ़ेंगे, यही सारी चीज़ें विश्लेषण के बिंदु रहेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 जब गांधी जी ने किया तो वहाँ पर वो लीगल रहे, यानी उन चीज़ों का प्रतिरोध किया गया, विरोध किया गया जिसमें कोई कानून नहीं टूट रहा था। यानी टैक्स नहीं देंगे ऐसा नहीं कहा उन्होंने, लगान नहीं देंगे ऐसा नहीं कहा, क्योंकि अगर लगान नहीं देंगे, कर नहीं देंगे तो उसमें कानून का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा हम शिक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं, हमारी मर्जी है। हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं, हमारी मर्जी है, क्योंकि इसमें हम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। आज भारत के लोग अगर किसी देश की वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अगर देश के लोग कहते हैं कि हम इनकम टैक्स नहीं देंगे, हम जीएसटी नहीं अदा करेंगे, तो यह गैर कानूनी हो जाएगा। तो शुरुआत में महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह है उसमें कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं था, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का बहिष्कार या उन्हीं चीज़ों का प्रतिरोध किया गया जो कानून के अंतर्गत आते थे। लेकिन भारत में 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, तब वहाँ पर आपने देखा कि महात्मा गांधी ने पहली बार, इतना वो परेशान हो गए थे कि पहली बार उन्होंने नमक कानून को तोड़ा और उन्होंने कहा कि यदि अंग्रेज नहीं मानेंगे तो हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। यानी पहले तो उन्होंने नॉर्मल चीज़ों का विरोध किया, उसके बाद कहा कि अब हम कानून को भी तोड़ेंगे। और कानून भी कौन सा उन्होंने उठाया, जो हर घर तक पहुंच रखता था, यानी नमक कानून को उन्होंने तोड़ा। नमक कानून यानी नमक पर कर देने की जो बात थी, तो नमक कानून को तोड़ करके उन्होंने एक लीगल एक्शन भी लिया था। तो ये महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था, प्रथम सत्याग्रह। ये देखने को मिलेगा आपको। और इसके चलते 1908 में गांधी जी गिरफ्तार हुए। गांधी जी प्रथम बार सत्याग्रह के लिए गिरफ्तार हुए साउथ अफ्रीका में 1908 में। 1908 में भारत में क्या हो रहा है, 1908 में भारत में बाल गंगाधर तिलक जो है वो बहिष्कार आंदोलन के लिए गिरफ्तार किए गए थे। देखिए समय एक ही साथ जो है टॉप लीडर्स महात्मा गांधी भी गिरफ्तार हो रहे हैं, भारत में यहाँ बाल गंगाधर तिलक जैसे जो है नेता गरम दल के वो गिरफ्तार हो रहे हैं। एक ही जैसा परिदृश्य जो है भारतीयों के साथ घटित हो रहा है। कुछ ऐसी प्रकृति होती है कि हिंदुस्तानी चाहे जहाँ रहें उनके लिए परिस्थितियाँ जो है वो एक समान रहती हैं, सोचने का तरीका, लोगों का नज़रिया
दिलों में जो चीज़ें होती हैं वो कभी बदलती नहीं हैं। तो 1908 में गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए, हालांकि इनको जल्दी ही छोड़ दिया गया और पुनः इन्होंने सत्याग्रह चालू रखा। उसके बाद आप देखें हिंद स्वराज सत्याग्रह को आप समझ गए, बहुत डीप नहीं जाएंगे आंदोलन में। हिंद स्वराज पे बात करें, जितना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही पढ़ते चलेंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है आपको, सिर्फ मैं उतनी चीज़ का ही चर्चा कर रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में आएंगी, और इन्हीं चीज़ों का आपको विश्लेषण या वर्णन भी अपने प्रश्नों के उत्तर में करना होगा। हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी की एक बहुत चर्चित पुस्तिका है जो गुजराती में लिखी थी इन्होंने। हिंद स्वराज की चर्चा इसलिए अलग से है, हालांकि लेखन कार्य में हम बाद में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंद स्वराज के आधार पर महात्मा गांधी चाहते थे आज़ादी के बाद में कि भारत का जो संचालन है वो हिंद स्वराज पुस्तक में जो तरीका मैंने बताया है उसके आधार पर किया जाए। लेकिन उस समय कांग्रेस के अन्य नेताओं, जैसे कि प्रमुख नेता में जवाहरलाल नेहरू थे आदि जो नेता थे, उनसे सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि हिंद स्वराज में जो है मुख्य रूप से गाँवों को बहुत हाईलाइट किया गया था। इसमें कहा गया था कि शासन का आधार जो मुख्य रूप से होना चाहिए वो ग्रामीण परिवेश से होना चाहिए। महात्मा गांधी कुटीर उद्योग को, ग्राम पंचायत को, इन सब चीज़ों को बहुत बढ़ावा देते थे। लेकिन उस समय कांग्रेस के बड़े टॉप लीडर्स JL नेहरू या आदि लोगों ने सोचा कि गांव स्वयं में ही बहुत पिछड़े हैं, भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है, अगर हम अभी से गाँव से ही बैठ करके शासन करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम संसार के अन्य देशों के साथ कदम ताल ना मिला पाएँ। खैर वो उस वक्त का तत्कालिक निर्णय था, लेकिन गांधी जी उस पर भी राजी हुए। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना गांधी जी ने 1909 में की थी। हिंद स्वराज पुस्तक 1910 आप लिखिएगा, क्योंकि ये पुस्तक जो है 1910 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। हालांकि 1909 में पहली बार इसका प्रकाशन हुआ था, वो भी आप अभी समझ लेंगे। जैसा प्रश्न आएगा वैसा आप टिक कर लेंगे। कुछ भारतीयों के कार्य से ही, साउथ अफ्रीका से ही महात्मा गांधी जो है इंग्लैंड गए थे 1909 में। 1909 में गांधी जी इंग्लैंड गए। भारतीयों का कोई मामला लेकर के ही साउथ अफ्रीका से ही इंग्लैंड गए। तो यहाँ पर वापसी में जब आ रहे थे वो, जैसा हमने आपको बताया था कि ग्रीन पैम्फलेट भी महात्मा गांधी ने रास्ते में ही लिखा था एक जहाज में बैठ करके, लेकिन ये सिर्फ एक पर्चा था। लेकिन इस बार जब वो लंदन से वापस आ रहे थे, वापसी में किल्डोनन कैसल जहाज का नाम था, किल्डोनन कैसल जहाज, पानी का जहाज है, अभी ये सब समुद्र में चलने वाले जहाज हैं। किल्डोनन कैसल जहाज में गुजराती भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की। रास्ते में ही कहा जाता है कि जब गांधी जी का एक हाथ थक जाता था तो वो दूसरे से लिखने लगते थे। गांधी जी दोनों हाथों से लिख लेते थे। इसका मतलब है, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक ही यात्रा में, एक ही बार में पूरी पुस्तक की रचना कर दी थी, जितने भी दिन उनको यात्रा के दौरान लगे होंगे। और ये संवाद शैली में है, ये पुस्तक जो है संवाद शैली में है। संवाद शैली आप समझते हैं, वार्तालाप, डायलॉग में प्रश्न पूछना उत्तर देना, प्रश्न पूछना उत्तर देना, ये शैली होती है पुस्तक की। तो ये उन्होंने गुजराती भाषा में पुस्तक लिखी है। महात्मा गांधी इसमें स्वीकार करते हैं, अगर हिंद स्वराज आपको पढ़ने का मौका मिले, इंग्लिश में भी है, तो इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि ये जो मेरे विचार हैं जो हिंद स्वराज में मैं दे रहा हूँ, प्रस्तावना भी मैंने पढ़ी है, तो प्रस्तावना में देखा, आपने देखेंगे तो प्रस्तावना में ही वो कहते हैं कि ये शब्द मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों की ईजाद मैं कर रहा हूँ, आविष्कार कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे जो विचार हैं ये मैंने सीखा है अनेक पुस्तकों से, ये स्वीकार करते हैं। उसका यही अर्थ है कि ये विचार मेरे भी हैं, मेरे नहीं भी हैं। यानी कि इन चीज़ों को मैंने दूसरे विचारकों से सीखा है और एक नई विचारधारा को मैंने जन्म दिया है। तो इस प्रकार से वो स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि इसमें हम द्वेष भावना को मिटा करके प्रेम भावना की बात करते हैं।
और हम चाहते हैं कि लोग हिंसा के बजाय आत्म बलिदान पे ध्यान दें। दो चीज़ों पर खास करके इस पुस्तक में उन्होंने जोर दिया है कि द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह वो प्रेम भावना की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह पर जो है आत्म बलिदान व्यक्ति करे स्वयं का, उससे ही लोग आगे बढ़ सकते हैं, देश उन्नति कर सकता है। और बहुत सी चीज़, बहुत मार्ग उन्होंने बताए हैं कि उपनिवेश में रहने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से जो है अपनी उन्नति के मार्ग तलाशने चाहिए। बहुत अच्छी पुस्तक है। तो संवाद शैली में ये पुस्तक लिखी गई 1909 में। पत्रिका इनकी कौन सी चल रही थी? इंडियन ओपिनियन। जब आ गए ये तो सबसे पहले इंडियन ओपिनियन में ही छाप दिया गया इसे। इंडियन ओपिनियन में इसको प्रकाशित किया गया, यानी 1909 में ये पब्लिक में आ गया, लेकिन एक पुस्तक के रूप में नहीं था। ये इंडियन ओपिनियन मैगजीन में लेख के रूप में इसे प्रकाशित किया गया। बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, 25-30 हज़ार शब्दों की पुस्तक है ये। तो इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित किया गया और 1910 में पुस्तिका के रूप में ये आई। पुस्तिका के रूप में प्रकाशित। तो ये गुजराती में थी, अंग्रेज तो इसको नहीं पढ़ पा रहे थे। तो कहीं से अफवाह उड़ी कि इसमें महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो है बैर जो भावना से लिखा है, तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। इस पुस्तक पे प्रतिबंध लगा दिया गया। पुस्तक प्रतिबंधित हो गई। जब पुस्तक प्रतिबंधित हो गई तो अंग्रेजी संस्करण जो है गांधी जी ने जारी कराया। इसका अंग्रेजी संस्करण ट्रांसलेट किया गया कि ताकि आप लोग पढ़ सकें कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित, ताकि अंग्रेजों को पता चल सके कि इसमें महात्मा गांधी ने बैर भावना से नहीं बात की है, बल्कि उन्होंने एक लीगल सार्थक बात कही है, जिसमें अंग्रेजों की कहीं पर बैर भावना से बुराई नहीं की गई थी कि हम लेकर के सीधा पानी पी पी करके बुराई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उन्होंने एक उचित तरीके से अपनी बातों को संवाद शैली में रखा था। और फिर इसी के चलते ये जो प्रतिबंध है, ये 1938 में प्रतिबंध हटाया गया। प्रतिबंध हटाया गया। ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस पुस्तक पे प्रतिबंध कब हटाया गया था, प्रतिबंध क्यों लगाया गया था, कब प्रकाशित हुई थी, किस भाषा में पहले लिखी गई थी और फिर बाद में इसका अंग्रेजी संस्करण आया था। और टॉलस्टॉय के विषय में हमने बताया कि टॉलस्टॉय जो है वो रूस के एक महान लेखक थे, विचारक थे, क्रांतिकारी विचारधारा रखते थे। महात्मा गांधी ने यह पुस्तक जो है टॉलस्टॉय को गिफ्ट की थी उनकी मृत्यु से पहले ही। तो उन्होंने इसको पढ़ा था और कहा था कि सिर्फ भारतीय नहीं, पूरे विश्व में जितने भी उपनिवेशों में रहने वाले लोग हैं, अगर इस पुस्तक पे अमल करें तो उनको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो ये उस पुस्तक के विषय में आपने जाना। इसके बाद हम देखते हैं टॉलस्टॉय 1910, यानी इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद में ही टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना गांधी जी ने की थी। टॉलस्टॉय फार्म ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉलस्टॉय फार्म 1910। ये कहाँ? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में 10,000 एकड़ में इस फार्म की स्थापना की गई थी। और ये जो 10,000 एकड़ ज़मीन है वो गांधी जी के वहीं साउथ अफ्रीका के एक मित्र ने, जिनका नाम था हर्मन कॉलिन बाख, उन्होंने प्रदान की थी। फार्म के लिए जमीन दी थी 10,000 एकड़। किसने दी थी? हर्मन कॉलिन बाख, ये मित्र थे। इन्होंने 1,000 एकड़ जमीन मुहैया कराई थी कि इस फार्म का निर्माण किया जाए। और ये किसके नाम पर है? रूसी दार्शनिक, विचारक, लेखक टॉलस्टॉय
के नाम पर है, उन्हीं के नाम पर जो है, क्योंकि महात्मा गांधी उनकी कई पुस्तकों को पढ़े थे, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे बहुत सारे कि इनकी क्या विचारधारा थी। मैं आपको कुछ संक्षेप में बता देता हूँ कि मानव कैसे प्रसन्न रह सकता है, वो कौन से मार्ग हैं जिनसे मनुष्य प्रसन्नता की तरफ जा सकता है। अगर आप बात करें रियलिटी क्या है, रियल लाइफ क्या है, अगर आप इन सभी विचारकों के कभी आप मौका मिले, महात्मा गांधी की आत्मकथा है या टॉल्स्टॉय जैसे विचारकों की पुस्तकें आप पढ़ें, तो आपको पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर जीवन में आप सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर यहाँ के जिन संसाधनों का आप अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, तो उतना दोहन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन का पूरा संचालन जो है सीमित संसाधनों पर ही हो सकता है, लेकिन लालच जो होता है वो संसाधनों के अत्यधिक दोहन के लिए प्रेरित करता है। इससे क्या होता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप जो है संसाधन सीमित कर रहे हैं। अगर हम सारे वनों को काट लें, सारा पेट्रोलियम खर्च कर लें, सारी मृदा की उर्वरता को ख़त्म कर दें, तो हम तो अपने जीवन को बहुत उन्नत और बहुत विकसित बना सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। हम सारे पानी को प्रदूषित कर देंगे, सारी मृदा को प्रदूषित कर देंगे, समस्त वायु को जहरीला बना देंगे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ के जाएंगे जो उनके लिए अच्छा हो, बेहतर हो, उन्नत की तरफ ले जाने वाला हो। तो इसलिए संसाधनों का सीमित दोहन करना चाहिए, अपने जीवन को उन्नत बनाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उन्नत के मार्ग छोड़ते जाना चाहिए, ताकि जीवन संतुलित रूप से यहाँ पर चलता रहे पृथ्वी पर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अमरता की तरफ नहीं जा रहा है। तो टॉल्स्टॉय के विचार थे कि जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक है और सत्य, ये सारी चीज़ों का समर्थन वो भी करते थे। महात्मा गांधी उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। शिक्षा के लिए टॉल्स्टॉय ने भी बहुत कार्य किए हैं। महात्मा गांधी ने जो फिनिक्स और टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित किया, वहाँ पर जो सबसे पहला सबसे प्रमुख जोर उन्होंने दिया है वो शिक्षा पर ही दिया है। बहुत से बच्चे इन फार्म इनके संस्थाओं में पढ़ते थे। उनको स्वावलंबी बनाने के लिए सत्य के मार्ग पे चल करके प्रयोगात्मक रूप से शिक्षित करने के लिए टीम काम करती थी। तो ज़्यादा कुछ इसमें जानने की लिए ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है। जोहान्सबर्ग में स्थापना की गई थी 1910 में, हर्मन कालेनबाख ने इसके लिए ज़मीन दी थी और ये टॉल्स्टॉय के नाम पर रखा गया है। टॉल्स्टॉय के विचारों से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे। बस इतना ही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। अगर थोड़ा संक्षेप में आप अपने किसी निबंध, देखिए आपको यूपीएससी या स्टेट पीसीएस वगैरह में निबंध का भी पेपर होता है, तब आप इन चीज़ों को, इनकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत महसूस होगी कि कैसे आप शब्दों का चयन करते हैं, कैसे आप अपनी विचारधारा को रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो इससे एक बेहतर आउटपुट निकल के आता है, जिसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको इतिहास में करें। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या क्या किया जाता था, यहाँ पे संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी कि आप अपने कल्चर से जुड़े। यहाँ पर सह शिक्षा पर जोर दिया है महात्मा गांधी, सह शिक्षा पर जोर देते हैं ताकि जो है लोग एक दूसरे के साथ रहना सीखें। सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों के साथ समान भावना की बात यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह की बात की जाती है। यहाँ पे स्वावलंबन की बात की जाती है। अगर महात्मा गांधी के विषय में कहीं भी आप लिख रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर स्वदेशी की बात की जाती है। महात्मा गांधी के कोई भी आश्रम रहे हों, विचारधारा सेम ही है। यहाँ पर मित्रता, सहयोग, परस्पर सहयोग की भावना की बात की जाती है। और महात्मा गांधी कहते हैं कि धर्म का भी बहुत इसमें योगदान है, यानी व्यक्ति को धर्म के मार्ग पे भी चलना चाहिए, अच्छी चीज़ें वहाँ से भी लेनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने दो चार आपको एग्जाम्पल दिए। ये सभी चीज़ें कहाँ होती थी, ये सारी चीज़ें, चाहे वो फिनिक्स हो, फिनिक्स की 1904 वाला आश्रम जो है, और चाहे वो टॉल्स्टॉय हो 1910 वाला, ये दोनों जगहों पर इन्हीं चीज़ों पर महात्मा गांधी का पूरा फोकस रहा है। और आगे आप देखेंगे जब भारत में आकर के साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी करेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ों पर, स्वावलंबन
स्वदेशी सत्य अहिंसा पर तो बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। स्वदेशी पर महात्मा गांधी का तो बिल्कुल ओपन नज़रिया है कि वो कुटीर उद्योग, गृह उद्योग और देश में बनी हुई चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अपना समर्थन प्रदान करते हैं। और खादी वगैरह तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने चरखे का इतना प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि स्वयं से कपड़े बनाइए, उसको पहनिए। विदेशी वस्तुओं पर, विदेशी शिक्षा पर, विदेशी संसाधनों पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। आज भारत अगर किसी देश से पिछड़ता है तो सिर्फ इसी चीज़ में, कूटनीतिक तौर से, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के लिए विदेशी जो संसाधन हैं उन पर डिपेंड हैं, तो हम उनसे सीधे टक्कर नहीं ले सकते हैं और हम सीधे उनकी वस्तुओं का बहिष्कार भी नहीं कर सकते हैं। हमें लोगों के सामने स्वदेशी विकल्प रखना होगा, पहले उसी टक्कर का, उसी उतने ही उपयोगिता का हमें विकल्प रखना होगा। अगर हम किसी देश में बने हुए मोबाइल फ़ोन का विरोध करना चाहते हैं तो तुरंत मोबाइल फ़ोन को जला देना यह बेहतर विकल्प नहीं है। बेहतर विकल्प होगा कि हम अपने देश में उससे बेहतर या उसके पैरेलल सुविधाओं वाला मोबाइल फ़ोन विकसित करने पर जोर दें और स्वयं ही, किसी को कहना नहीं पड़ेगा, स्वयं ही वो विकल्प बन जाएगा। तो स्वदेशी पर महात्मा गांधी का विचार कुछ इसी प्रकार का है कि हम क्यों ना स्वयं से ही अपनी सारी वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू करें और लोग स्वयं ही उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाज़ार राष्ट्रभक्ति पे नहीं चलता है, बाज़ार चलता है प्रतियोगिता पर। अगर भारत की वस्तुएं दूसरे देश की वस्तुओं के साथ में प्रतियोगिता करेंगी, उनके साथ में अपनी सुविधाओं का और कीमत का एक संतुलन बना के चलेंगी, तो भारतीय वस्तुओं को स्वयं ही व्यक्ति खरीदेगा, उसको कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप अपने देश की वस्तुएं खरीदें। तो सकारात्मक तरीका होना चाहिए। तो फिनिक्स और टॉलस्टॉय के विषय में आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं भारत की वापसी पर। भारत की वापसी 1915 प्रथम विश्व युद्ध का समय है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत में आए। हेडिंग है भारत वापसी। 1915 9 जनवरी। 9 जनवरी दर्ज करना जरूरी है क्योंकि 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को महात्मा गांधी जो है SS सुदीव जहाज से बैठ करके वापस आए थे। SS सुदीव जहाज। ऐसा ना सोचिएगा कि जहाज का नाम आपसे पूछा नहीं जा सकता है। अंग्रेज किस जहाज़ से बैठ कर के आए थे, महात्मा गांधी किस जहाज़ से बैठ के आए थे साउथ अफ्रीका से, महात्मा गांधी गोल मेज सम्मेलन के लिए गए थे किस जहाज़ से गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, तो पूछे जा सकते हैं आपसे। SS सुदीव जहाज़ से ये महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जो है भारत वापस आए थे और बम्बई के अपोलो बंदरगाह पे उतरे थे। ये सभी प्रश्न आपसे बनेंगे। बम्बई के अपोलो क्यों बनेंगे, महात्मा गांधी किस बंदरगाह पे आए थे, क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन नहीं, भारत के एक महान नेतृत्वकर्ता की बात कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे, इनका स्वागत किया गया। उसमें बम्बई के एक धनाढ़ जो फैमिली थी उनका नाम था जहांगीर पेटिट। जहांगीर पेटिट के भवन में स्वागत। बस आगमन से 2-3 पॉइंट ये हैं। महात्मा गांधी भारत आ गए हैं, प्रथम विश्व युद्ध का समय है। तो एक चीज़, 2 चीज़ें यहाँ पर जानी हैं आपको कि महात्मा गांधी ने आ करके यहाँ पर क्या किया है। तो 2 चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आ करके जो सबसे पहला इन्होंने काम किया, महात्मा गांधी अकेले नहीं आए थे, महात्मा गांधी के साथ में बहुत सारा जो इनके सहयोगियों का एक दल था वो भी आए थे, बहुत से लोग आए थे। तो अपने समर्थकों को, जो दल इनके साथ आया था, सबसे पहले उनको कहाँ पर रखा जाए, यानी उनको कहाँ बसाया जाए, यह सबसे पहली प्रमुख समस्या थी। तो वहीं पर इन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम 1915 में जो है स्थापित किया, अहमदाबाद के कोचरब गांव में। पहला काम ये किया,
अहमदाबाद के कोचरब गांव में इन्होंने क्या बनाया? सत्याग्रह आश्रम। यहीं पर सभी को रखा गया, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, और यही आश्रम 2 साल के बाद, ये 1915 में जब आए ये, और यही जो है 1917 में यही आश्रम स्थापित हो गया साबरमती नदी के किनारे। 1917 में आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थापित, स्थानांतरित, ट्रांसफर हो गया, और तब इसका नाम हो गया साबरमती आश्रम। पहले इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था, बाद में जब साबरमती नदी के किनारे ये आश्रम ले जाया गया, वहाँ पर ज़्यादा जगह है, तो वहाँ पर साबरमती आश्रम जो है इसका नाम कर दिया गया। और आगे जो है 1933 तक, 1915 से लेकर के 1933 तक जो है साबरमती आश्रम मुख्य निवास रहा महात्मा गांधी का। तो यहीं पर 1917 से 1933 तक, 1917 से 1933 तक ये महात्मा गांधी का निवास था, यही साबरमती आश्रम में ही रहा। और साबरमती आश्रम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का मुख्य केंद्र बन गया था, मुख्यालय के रूप में ये काम कर रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी ही आने वाले आगे सभी आंदोलनों के मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में आएंगे। तो उनका ही जो साबरमती आश्रम है वो मुख्य रूप से केंद्र बिंदु रहेगा। साबरमती आश्रम कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे गुजरात में है। ये गुजरात में है, गुजरात आप लिख लें, गुजरात। एक काम ये किया। दूसरा काम जिस पे हम चर्चा भी कर चुके हैं, सिर्फ आप शॉर्टकट में यहाँ पर नोट कर लें कि महात्मा गांधी जिस समय 1915 में आए थे तो विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। तो उसमें क्या महात्मा गांधी की भूमिका थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने यह निर्णय किया कि हम इस समय ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि स्वराज्य को, अगर स्वशासन को हमें प्राप्त करना है तो हमें अंग्रेज़ों की सहायता करनी चाहिए, और इससे जो है अंग्रेज़ हमें स्वतः ही स्वशासन दे देंगे। इस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं, सिर्फ आप शॉर्टकट में यहाँ पर नोट कर लेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने ब्रिटेन की सहायता का निर्णय लिया। ब्रिटेन की सहायता का निर्णय लिया। कांग्रेस का भी यही एजेंडा था, पूरी तरीके से सभी लोग सहयोग कर रहे थे, ऑफिशियल तौर से सहायता का निर्णय किया। सेना में लोगों को भर्ती कराने के लिए प्रयास किए। सेना में लोगों की भर्ती के प्रयास किए। क्योंकि सेना में कोई भर्ती नहीं हो रहा था। लोग कह रहे थे कि ये विश्व युद्ध में हम क्यों अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने जाएं, जबकि अंग्रेज़ हमारे ऊपर ही उल्टा शोषण का शासन कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। तो सेना में लोगों को भर्ती कराने के लिए प्रेरित किया, और इसके लिए जो है महात्मा गांधी को कैसरे हिंद उपाधि मिली थी। कैसरे हिंद उपाधि मिली। तो ये जो है आते ही जो है ये दो काम जो है महात्मा गांधी ने यहां पर किए। साबरमती आश्रम के विषय में महात्मा गांधी ने कहा है कि ये एक धार्मिक आचरण वाला सामूहिक जीवन है। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम के विषय में कहा है धार्मिक आचरण वाला सामूहिक जीवन। साबरमती आश्रम के विषय में कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए। आप चर्चा में रहता है जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रमुख नेता, प्रमुख
आता है कोई व्यक्ति तो उसको साबरमती आश्रम में ले जाते हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से। जैसे किसी देश का कोई प्रमुख आता है तो वो भी जो है साबरमती आश्रम में ज़रूर विजिट करता है। तो साबरमती आश्रम के विषय में कुछ चीज़ें आप जान लें। जैसे महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था, धार्मिक आचरण वाला, धार्मिक आचरण वाला सामूहिक जीवन है ये, ऐसा इन्होंने कहा था। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उनको बस आपको जानना है। एक आपको जानना है अम्बालाल साराभाई, अम्बालाल साराभाई, इन्होंने आर्थिक सहयोग दिया था इस आश्रम को बनाने के लिए, क्योंकि पैसा भी लगेगा ना, आर्थिक सहयोग दिया था। एक चीज़ ये आपको जाननी, पूछा जा सकता है यहाँ पर क्या होता था। यहाँ पर कताई, चरखा काटना, बुनाई, कपड़ों का बुनना, यहाँ पर स्वदेशी, स्वावलंबन, कुटीर उद्योग, ये सारे कार्य यहाँ पर किए जाते थे। और सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की ट्रेनिंग भी लोगों को दी जाती थी कि कैसे इन मार्गों पर चल करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये साबरमती आश्रम में होता था। अब कुछ इसके कुछ चीज़ें हैं स्ट्रक्चर रूप से, वो प्रश्न आपसे बन सकते हैं और आपको साबरमती आश्रम पे ये चीज़ें जाननी भी चाहिए। जैसे हृदय कुंज, पहली चीज़ है आपको हृदय कुंज। हृदय कुंज क्या है? ये गांधी जी की झोपड़ी है, गांधी जी की कुटिया है जिसमें स्वयं गांधी जी रहते थे। उस कुटिया को हृदय कुंज कहा जाता है। यहीं पर गांधी जी का चरखा रखा हुआ है, उनके वस्त्र रखे हुए हैं, पत्र रखे हुए हैं, यानी वो जो चीज़ें उपयोग करते थे वो हृदय कुंज में ही रखी हुई हैं। जब भी कोई विजिटर वहाँ पर जाता है तो हृदय कुंज कुटिया में वो इन चीज़ों को देखता है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। दूसरा, एक वहाँ पे कुटिया है इसी के बगल में, इसका नाम जो है काका साहब कालेकर ने रखा था, ये भी आप नोट कर लें। हृदय कुंज जो नाम है ये काका साहेब कालेकर ने रखा था। दूसरा जो यहाँ पर एक कुटिया है वो है विनोबा मीरा कुटीर। विनोबा मीरा कुटीर, विनोबा मीरा कुटीर यहाँ इसलिए नाम रखा गया क्योंकि विनोबा भावे, जिनके विषय में आगे आप जानेंगे, वो कुछ समय के लिए इस कुटिया में आकर के रुके थे 2-3 साल। और उसके बाद मीरा बेन जो कि एक ब्रिटिश महिला थी, वो भी यहाँ पर कुछ वर्षों तक निवास की थी। गांधी जी के इस सत्य और अहिंसा के मार्ग से, इनकी विचारधारा से वो बहुत प्रभावित थीं। वो भी इस आश्रम में आई थी और कुछ वर्षों तक यहाँ पर निवास किया था। तो उस कुटिया जिसमें इन दो लोगों ने बारी बारी से निवास किया, उसको आज विनोबा मीरा कुटीर नाम से जाना जाता है। तो एक हृदयकुंज कुटिया है, हृदयकुंज कुटिया है जिसमें गांधी जी रहते थे। विनोबा मीरा कुटीर में जो है विनोबा भावे, विनोबा भावे रुके थे। कब से कब तक रुके थे? 1918 से 21 तक इसमें जो है विनोबा भावे रुके थे। और मीराबेन, मीराबेन के विषय में हमने आपको एक क्लास में बताया था। इनका मीराबेन का असली नाम क्या था? मीराबेन तो महात्मा गांधी उनको कहते थे, यहाँ भारत के लोग कहते थे, लेकिन ये एक ब्रिटिश महिला थी। और इनका असली नाम क्या था हमें कमेंट करके आप बताएं, पीछे के क्लास में हम बता चुके हैं। तो मीराबेन यहाँ रुकी थी 1925 से 1933 तक मीराबेन यहाँ पर रुकी थी, इसीलिए इसको विनोबा मीरा कुटीर कहा जाता है। एक कुटी है नंदिनी, एक जो कुटिया है, छोटे छोटे झोपड़ी टाइप की कुटियां हैं। साबरमती आप नेट पे चेक करिएगा, इंटरनेट पे फोटोज़ देखिएगा।
अभी जल्दी ही में एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उनको भी साबरमती आश्रम टहलाया गया था, तो आपने वहाँ पर देखा होगा बहुत सारी कुटियाँ हैं, चरखा भी चलाया था उन्होंने। तो ये आप उसमें देखते रहते हैं हृदय कुंज और ये सब है। तो जो नंदिनी है, नंदिनी वर्तमान में अतिथि कक्ष है, वर्तमान में ये अतिथि कक्ष है। बहुत दिनों से अतिथि कक्ष के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका नाम जो है नंदिनी रखा गया है। वर्तमान में ये अतिथि कक्ष है। अगर साबरमती आश्रम में कोई रुकना है किसी को तो वो नंदिनी कुटिया में रुकता है। यहाँ पर बहुत से लोग रुक चुके हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर रुक चुके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू निवास कर चुके हैं, रुक चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू। दीनबंधु एंड्रूज यहाँ पर रुक चुके हैं। दीनबंधु एंड्रूज रुक चुके हैं। और यहाँ पर जो है राजेंद्र प्रसाद रुक चुके हैं, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद निवास कर चुके हैं। सी राजगोपालाचारी रुक चुके हैं यहाँ पे। आपको पता है सी राजगोपालाचारी महात्मा गांधी के समधी थे। महात्मा गांधी के जो सबसे छोटे पुत्र थे देवदास, उन्होंने प्रेम विवाह किया था सी राजगोपालाचारी के पुत्री से। तो सी राजगोपालाचारी भी जो है इस नंदिनी कुटिया में निवास कर चुके हैं। ये सभी लोग यहाँ पर कुछ समय के लिए अतिथि के रूप में जो है वो रुक चुके हैं। और सी राजगोपालाचारी के विषय में आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद में इनको कौन सा पद दिया गया था, तो वो भी एक चर्चित क्वेश्चन है। आप कमेंट करके हमें बताएं सी राजगोपालाचारी के विषय में। और यहाँ पर जो है एक उद्योग मंदिर है, उद्योग मंदिर। जैसा नाम से जाहिर है कि यहाँ पर जो है स्वावलंबी बनने के लिए कुटीर उद्योग इत्यादि की स्थापना के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। 1918 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। उद्योग मंदिर 1918 में स्थापना हुई थी इसकी। ये मंदिर कोई उस तरह का जो मंदिर आप समझ रहे हैं उस तरह का मंदिर नहीं है, इसका नाम है उद्योग मंदिर। यहाँ पे चरखा काटना, कपड़े बुनना, कुटीर उद्योग की ट्रेनिंग या फिर स्वावलंबी बनने के लिए कैसे आप काम करेंगे, इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता था। लोग यहाँ पे काम करते थे, सूत वगैरह काटने का, चरखा चलाने का। तो इसका उद्योग मंदिर, क्योंकि महात्मा गांधी ये मानते थे कि जो ये स्वावलंबी बनने के उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग वगैरह, ये सब मंदिर के समान है, यानी ये बहुत पवित्र स्थल होते हैं जैसे कि मंदिर। तो ये उद्योग मंदिर की स्थापना की गई थी जब अहमदाबाद के मिल मजदूरों का एक आंदोलन पर हो गए, हड़ताल कर दिया था। तो उस समय इस 1918 की ही घटना है वो। 1918 में ये साबरमती आश्रम में ही उद्योग मंदिर की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी और कहा था कि हमें स्वावलंबन की तरफ बढ़ना चाहिए, हमें चरखा चलाना चाहिए, हमको सूत काटना चाहिए और स्वयं ही वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। तो ये उद्योग मंदिर है। बाकी अगर साबरमती में जो है एक और दर्शनीय स्थल है वो है बाकी रसोई, यानी कस्तूरबा गांधी की जो रसोई थी इनकी वाइफ की, तो कस्तूरबा की रसोई, ये भी एक कुटिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो अगर कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर, नेट पे भी बहुत सारी चीज़ें आप इसके विषय में जान सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पूरी यात्रा कर ली, साबरमती आश्रम के विषय में हमने जान लिया, हृदय कुंज क्या था, विनोबा मीर कुटीर क्या है, मीरा कुटीर क्या है, नंदिनी क्या है, उद्योग मंदिर क्या है, यही बहुत कुछ है। अगर साबरमती आश्रम पे आपको 100-200 शब्दों में लिखने को आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो लेखन कार्य पे है। कौन कौन सी चीज़ों की जो है रचना महात्मा गांधी ने की थी, कुछ इम्पॉर्टेंट उनकी बात हम करेंगे। तीन क्लासेस में महात्मा गांधी के जीवन को समेटने की एक असफल कोशिश की है मैंने। शायद बहुत सारी चीज़ों को मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि बहुत बड़े व्यक्तित्व को 2 या 3 घंटे में कवर करना बहुत चैलेंज का काम होता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारा मटेरियल मिल सके और उसे आप जोड़ सकें, फ्रेम कर सकें। तो लेखन कार्य पे बात करते हैं।
प्रयास कितना सफल रहा है मेरा, ये तो आप कमेंट करके बताएंगे कि पिछली 3 क्लासेस में महात्मा गांधी के विषय में आप कितना जान पाए हैं, कितना उनसे आप जुड़ पाए हैं। खास करके सिर्फ फैक्ट को इकट्ठा करने की बात नहीं है, मैंने उनसे आपको जोड़ने की कोशिश की है, तो कितना आप जुड़ पाए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। लेखन कार्य पे बात करें, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो ये कुछ लेखन का मैंने नोट कर दिया है, इसको आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, द इंडियन फ्रेंचाइजी एंड अपील टू एवरी ब्रिटिश, ये एक लेख लिखा था 1895 में, यहीं से शुरुआत की लेखन की। ग्रीन पैम्पलेट के विषय में आपको हमने बताया था 1896 में, शोषण के विरुद्ध कुछ विचार थे महात्मा गांधी के, उनको लिखा था। एक आहार विज्ञान पे एक लेख जो है लिखा था इन्होंने, गाइड टू हेल्थ, 1904 में। हिंद स्वराज पुस्तक की चर्चा भी हम कर चुके हैं, 1909 में लिखा। एक पत्रिका 1919 में निकाली थी, नवजीवन पत्रिका गुजराती में। और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कार्य भी महात्मा गांधी ने 1919 में अपने हाथ में किया था इसे। और 1933 में 2 पत्रिकाएं हरिजन बंधु, हरिजन सेवक महात्मा गांधी ने निकाली, एक गुजराती में थी और दूसरी हिंदी में थी। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जिसको गुजराती में इन्होंने लिखा था। 1925 से लिखना प्रारंभ किया और 1927 में इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये कुछ लेखन कार्य हैं। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के विषय में बहुत सारी चीज़ों को कवर करने का हमने प्रयास किया है। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की एक जो है संस्था थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत सेवक समिति। तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि महात्मा गांधी उसके सदस्य बने, लेकिन उसके सदस्यों के साथ कुछ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था गांधी जी की विचारधारा का। गांधी जी ने कोशिश की सदस्य बनने की, लेकिन नहीं बन पाए। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद भी गांधी जी ने एक बार फिर जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका था। महात्मा गांधी के विषय में बहुत सारी चीज़ों को हमने जोड़ा है 3 कक्षाओं में, उनको जीवन, उनके दक्षिण अफ्रीका और भारत से संबंधित कुछ बातें। यहाँ से आगे जो क्लास चलेगी वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा एक गांधी युग है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने क्या दिशा दी, उसके क्या परिणाम हुए, और बहुत सारी घटनाएं, और साथ ही साथ पैरेलल में हम क्रांतिकारी घटनाओं को भी पढ़ते चलेंगे। अब यहाँ से भारत में 2 प्रकार के आंदोलन, अहिंसात्मक और हिंसात्मक आंदोलन भी देखने को मिलेंगे, जिसका एक पूरा अलग ही चैप्टर रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये 3 क्लासेस में महात्मा गांधी के विषय में क्या जानकारियाँ मिली, कितना आप जुड़ पाए हमारी इस क्लास से, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।